नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पाथफाइंडर्स। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का यूक्रेन और रशिया के साथ में डिफेंस का रिलेशन किस तरीके से रहा है, इसका इतिहास क्या है और आने वाले समय में इस क्राइसिस की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बट उसके पहले आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ जाओ। इस क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहां पर मिलती रहती है। इतना ही नहीं, रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो और इस चैनल को जो कि पाथफाइंडर है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं, बट उसके पहले एक बात और भी समझो। क्या हुआ, 1962 का वॉर हुआ था। 1962 के वॉर के बाद में भारत को एक बात समझ में आई कि भारत को अब अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, अब अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। पर अचानक से हम लोग डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन कैसे करते, हम लोगों ने तो कभी किया ही नहीं था। ऐसी कंडीशन में भारत को असिस्टेंस की जरूरत थी। भारत को दो ब्लॉक दिख रहे थे उस समय पे, एक था यूएस और एक था यूएसएसआर। उस समय पे भारत सबसे पहले यूएस के पास गया कि हम लोगों के डिफेंस को आप मॉडर्नाइज करने में मदद करो। यूएस ने कहा कि आई विल मॉडर्नाइज योर डिफेंस, बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन है कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और क्योंकि उस समय पे यूएस जो था वो पाकिस्तान के सपोर्ट में ज्यादा था, इस कारण से भारत को ये कंडीशन सही नहीं लगी। तो भारत यूएसएसआर के पास में गया और यूएसएसआर ने बिना किसी कंडीशन के भारत की मदद की। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि यूएसएसआर हम लोग का ट्रेडिशनल पार्टनर है, क्योंकि कई समय पर यूएसएसआर ने भारत की मदद की थी। इतना ही नहीं, 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होने वाला था, उसके पहले भारत द्वारा यूएसएसआर के साथ में एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया गया, जिसके बाद में भारत और यूएसएसआर के डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस की चीजें और मजबूत हो गई। और उसके बाद में हम लोगों को भारत और रशिया के बीच में एक रॉबस्ट डिफेंस एक्सचेंज देखने को मिला, क्योंकि यूएसएसआर के डिफेंस इक्विपमेंट बहुत अच्छे थे। इस कारण से भारत भारी मात्रा में यूएसएसआर के डिफेंस के ऊपर डिपेंड था। उस समय पे आप देखोगे तो भारत के पास जो सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक, गन, फाइटर जेट, मिसाइल, सब कुछ यूएसएसआर के पास से आती थी। 1991 जिस दौरान में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, इस दौरान में यूएसएसआर जो है वो अपने इंटरनल इश्यूज के अंदर लग गया। रशिया हो गया उस समय पे और वहां पर कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, जिसके कारण से यूएसएसआर, जो कि अब मैं कहूं कि रशिया बन चुका था, अब रशिया बाहर की चीजों के अंदर ध्यान नहीं दे पा रहा था। ऐसी कंडीशन में भारत ने जो डिफेंस की चीजें रशिया से ली थी वो कहीं ना कहीं खराब भी होती जा रही थी। उनमें स्पेयर पार्ट के इशू आ रहे थे, उनके अंदर सपोर्ट की आवश्यकता थी, पर रशिया वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। तो भारत को यह बात समझ में आई कि हम लोग एक ही देश के ऊपर अपने डिफेंस के लिए निर्भर नहीं रह सकते। ऐसी कंडीशन में भारत ने अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, जिसके अंदर यूएस, इजराइल, फ्रांस, इन लोगों से भी हम लोगों ने डिफेंस लेने की शुरुआत की। बट उसके बावजूद भी यूएसएसआर, जो कि अब रशिया बन चुका है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा थी। रशिया से हम लोग देखेंगे तो 2000 से 2020 के बीच में लगभग 66.5% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो रशिया से आए, जिसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट है, सुखोई MiG जेट, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत और रशिया ने डेवलप किए। भारत के पास में एक मेजर चंक ऑफ जो टैंक है वो है T-72M1 और T-90S, जो कि भी रशिया से और आई है। इतना ही नहीं, भारत जो है एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से खरीद रहा है, S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसके लिए $5.43 बिलियन की एक डील ऑलरेडी साइन की जा चुकी है। इतना ही नहीं, भारत और रशिया के बीच में 2018 के बाद से लगभग $15 बिलियन का व्यापार होता है डिफेंस के ऊपर। आज के समय में भारत के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट देखोगे उनका 60% डिफेंस जो है वो रशिया से आया हुआ है, जो बताता है कि भारत के लिए डिफेंस के मामले में रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो भारत की आर्मी के पास में एक राइफल चाहिए थी, AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसके लिए भी रशिया के साथ में एग्रीमेंट किया गया और भारत और रशिया दोनों साथ में मिलकर जॉइंटली ये राइफल बना रहे हैं। यूपी के अमेठी की फैक्ट्री के अंदर लगभग 5000 करोड़ की ये डील है और 6.1 लाख राइफल बनने वाली है। 2 फ्रिगेट रशिया जो है वो भारत के लिए डेवलप करेगा गोवा शिपयार्ड के ऊपर। 2026 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों फ्रिगेट भारत को मिल जाएगी। पहली फ्रिगेट जो है वो 2026 में और दूसरी फ्रिगेट जो है वो अगले 6 महीने के अंदर। तो ये डिफेंस एग्रीमेंट थे, ये डिफेंस की चीजें थी रशिया के साथ में। अब हम लोग बात करते हैं कि यूक्रेन के साथ में क्या है, पर उसके पहले आप देखोगे तो अनअकैडमी के कई सारे ऑफर अभी अवेलेबल हैं। लगभग 32% तक का डिस्काउंट कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। आपको कोड जो यूज करना है वो है SRC10।
ठीक है, इस ऑफर की जो डिटेल है वो क्लास के एंड के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्या है अब बात करते हैं यूक्रेन के साथ में डिफेंस के ऊपर क्या ट्रीटियां भारत ने की है। तो भारत ने लगभग 8 जोरिया मशप्रोएट गैस टर्बाइन इंजन जो है वो यूक्रेन से लेने की कोशिश की है। इसके ऊपर ऑलरेडी डील साइंड है, और ये जो इंजिन है, ये जो टर्बाइन इंजन है, ये भारत के फ्रिगेट के अंदर लगेंगे। 2 फ्रिगेट जो कि रशिया द्वारा गोवा शिपयार्ड के ऊपर डेवलप किए जा रहे हैं, उस रशिया द्वारा डेवलप्ड फ्रिगेट के अंदर ये इंजन लगाए जाएंगे जो कि यूक्रेन से आएंगे। यूक्रेन द्वारा गियर बॉक्स इंजन स्पेशली सपोर्ट हमारी शिप के अंदर मिलता है। इतना ही नहीं, अकूला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसकी तीसरी सबमरीन भारत एक्सपेक्ट कर रहा है 2025 तक, जो कि भी यूक्रेन से आएगी। इतना ही नहीं, भारत के अंदर एक एयरक्राफ्ट है, ये वाला एयरक्राफ्ट देख रहे हो, इस एयरक्राफ्ट का नाम है AN-32। AN-32 को हम लोग अपग्रेड कराना चाहते थे 2009 के अंदर, जिसको अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूक्रेन के साथ में हुआ, और यूक्रेन जो है वो 105 AN-32 को अपग्रेड करने वाला था। 2015 तक लगभग 45 को यूक्रेन ने खुद से अपग्रेड कर भी दिया था। बचे हुए जो 60 हैं, इन 60 AN-32 को जो अपग्रेड करना है वो यूक्रेन और इंडिया के जॉइंट कोऑपरेशन के द्वारा करना है, जहां पर यूक्रेन इंडिया को असिस्टेंस देगा और इंडिया के अंदर ये अपग्रेडेशन होगा, जिसमें आप देखोगे तो ये अपग्रेडेशन IAF बेस रिपेयर डिपोट जो कि कानपुर में है वहां पर होने वाला है। रिसेंटली एक खबर के अंदर यह भी बताया गया था, 2 साल पहले आया था कि 2020 तक हम लोग ये सारा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क जो है वो कर देंगे। जितना कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित था कि इंडिया को इतना इतना हेल्प देना है, वो यूक्रेन 2020 तक कर देगा। हालांकि वो चीज 2020 तक पूरी हो नहीं पाई है। ठीक है, तो आने वाले समय के अंदर इसकी अपग्रेडेशन इंडिया और यूक्रेन साथ में मिलकर कर रहे हैं और कंप्लीट होने वाले हैं। उसके ऊपर भी दोनों देश जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2019 के अंदर आप देखोगे तो पठानकोट के अंदर भारत ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद में भारत ने R-27 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन से लिया था। इंडिया को उस समय पे Su-30 MKI फाइटर के लिए ये मिसाइल सिस्टम चाहिए था, और उसके लिए भी यूक्रेन के साथ में भारत ने डील की थी। भारत ने फरवरी 2021 के अंदर भी यूक्रेन के साथ में एक डील की है, जिसके अंदर 4 अलग अलग एग्रीमेंट है। इन 4 एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन जो है वो $70 मिलियन के नए वेपन भारत को बेचेगा, उन वेपन को मेंटेन करेगा, फ्यूचर में उन वेपन को अपग्रेड करेगा। मतलब भारत के यूक्रेन के साथ में भी डिफेंस के एग्रीमेंट्स हैं और इन फ्यूचर भी हैं। रशिया के साथ में भी हैं, जिनके डेवलपमेंट अभी चल रहे हैं, पर रिसेंटली इंडिया को कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न क्या है? क्योंकि अभी अभी जो वॉर उभर के आ रहा है उसकी वजह से ऑब्वियसली ये सारे देश अपने इंटरनल कॉम्प्लिकेशन में उलझे हुए हैं। इनको जो पहले वेपन सप्लाई करना है वो अपनी आर्मी को करना है, थोड़ी ना पहले भारत को देंगे। ऐसी कंडीशन में भारत के पास में ये सारे इक्विपमेंट समय पे आएंगे या नहीं, इट्स सेल्फ अ क्वेश्चन। इतना ही नहीं, भारत जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से लेने वाला था, मैंने बता चुका है। S-400 मिसाइल सिस्टम टर्की ने भी रशिया से लिया था। अब होता क्या है कि यूएसए जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था टर्की के ऊपर। क्यों लगाया था? अकॉर्डिंग टू द कार्सा एक्ट। कार्सा एक्ट का कहना सीधे सीधे ये है कि आप रशिया के साथ में ट्रांजैक्शन करोगे तो ऐसे केस में हम लोग आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऐसा यूएस का कहना है। भारत भी ये S-400 ले रहा है। भारत जब ये S-400 ले रहा था तो यूएस के ही कांग्रेस के मेंबर द्वारा, यूएस के ही कई सारे सेक्रेटरी के द्वारा ये बात कही गई थी कि ये जो S-400 भारत ले उसके ऊपर भारत के ऊपर प्रतिबंध ना लगाया जाए, क्योंकि भारत हमारी जियोपॉलिटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बट रिसेंटली आप देखोगे जब ये वॉर उभर के आई तो रशिया और यूएस के बीच में जो दरार हैं वो बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, इंडिया को यूएस अभी प्रो रशियन रूप में भी एक झलक के रूप में देखा। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस जो है वो कार्सा इंडिया के ऊपर भी लगा दे S-400 खरीदने पे। इतना ही नहीं, भारत के द्वारा जो अभी ऑलरेडी डिफेंस इक्विपमेंट रशिया द्वारा दिए गए, लगभग 60% जो डिफेंस इक्विपमेंट भारत के पास में वो रशिया के हैं। उनके अंदर स्पेयर पार्ट के इशू आएंगे, उनके अंदर सपोर्ट चाहिएगा, पर रशिया जो है वो अभी इंटरनली लगा हुआ है, रशिया जो है वो वॉर के अंदर लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में उन चीजों से उभरना भी प्रॉब्लमेटिक है। इतना ही नहीं, भारत के फ्यूचर के डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर भी कंसर्न है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो तो रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लग चुके हैं, इवन स्विफ्ट के ऊपर से बैन लग चुका है। ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में जो स्पेयर पार्ट के इशू आएंगे, जो सपोर्ट रशिया से चाहिएगा, वो भी अपने आप में भारत के लिए कंसर्न का इशू है। ऐसी कंडीशन में भारत के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? भारत को एक चीज सीखनी चाहिए और भारत वो चीज सीख भी चुका है। भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है।
और वो चीज और बढ़ावा देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर किसी और देश के साथ में ऐसे होता है, वहां से हम लोग डिफेंस लेते हैं तो उसके अंदर कहीं सारी प्रॉब्लम आती है। ऐसे केस में हम लोग खुद से डिफेंस तैयार करें। और एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड कि हम लोगों को, जब हम लोग खुद के ही डिफेंस बनाते हैं तो ऐसे केस में हम लोग दुश्मन को चौंका सकते हैं। इतना ही नहीं, पिछली बार 1991 में जब यूएसएसआर के साथ में सेम इशू उभर के आए थे तो उसके बाद में भारत ने अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई किया था। मतलब केवल रशिया ही एकमात्र देश नहीं है, इवन आप देखोगे तो रशिया आज के समय पे सबसे ज्यादा डिफेंस देता है, पर जितना डिफेंस हम लोग रशिया से लेते हैं उसका परसेंटेज जो है वो कम होता जा रहा है। वहीं हम लोग दूसरी जगह पे से डिफेंस जो है वो ले रहे हैं, यूएस ब्लॉक से भी अब हम लोग डिफेंस जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर ले रहे हैं। मतलब इंडिया जो है वो अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अगर रशिया के पास से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरे देश से सपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड यूज करना है SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेंगे। अभी कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर लगभग 32% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो आइकनिक हो। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड का यूज करोगे SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। मैं बताऊंगा कि आपको क्या तैयारी करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए और आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। और याद रखना, यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना गाइडेंस की तैयारी यानी कि बिना ब्रेक की गाड़ी, आप तो पार भी हो सकते हो पर गिरने के, एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में कोड यूज करो SRC10, मेरे से कांटेक्ट करो और उसके बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो कि 2022 के अंदर एस्पायर कर रहे हैं। आपको अभी के समय में कुछ नया ज्यादा नहीं पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करना है, ज्यादा टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज देना है। उन टेस्ट सीरीज की भी आपको अवेलेबिलिटी कराई गई है और बहुत सस्ते दामों में कराई है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे SRC10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।